चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और सभी स्टूडेंट जो भी जुड़ेंगे, आप सभी का स्वागत रहेगा। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी जुड़ जाएंगे, एक बार सबसे पहले ऑडियो वीडियो को बता देंगे सभी चीज़ सही से पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। फिर क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं, आगे हम बढ़ाएंगे। और आप सभी को पता है कि 1 मई से सीजी व्यापम के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 1 से 2 बजे के बीच में चर्चा करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। और पिछले कुछ क्लास से हमने भारत के संवैधानिक विकास पर हम चर्चा कर रहे थे। संवैधानिक विकास से संबंधित टॉपिक को हम देख रहे थे। आपका पहला क्लास है ये और पढ़ चुके हैं। चलो ठीक है। अभी हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इस टाइम, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है। उस पर हम चर्चा करते हैं। आपका पहला क्लास है ना, तो आप 2 क्लास को देख लेंगे ना। ठीक है। इससे पहले दो, हाँ, यूट्यूब में मिल जाएंगे। ठीक है। तो इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ सकता है क्योंकि आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया। और हर दिन क्लास में आएंगे। ठीक है। और जिस दिन नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट तो ऑफलाइन आइएगा। ठीक है। और नहीं आ पाते तो ऑनलाइन इसको करिएगा। ठीक है। क्योंकि आप नए बच्चे हो तो नए बच्चे को ज़्यादा थोड़ा सा अगर कुछ छूटता है तो समझ नहीं आता है। ठीक। चलो। चलिए, दीक्षा साहू, संगीता बर्मन, गुड आफ्टरनून। बता देंगे सभी चीज़ स्पष्ट है कि नहीं है। चलो। तो पिछले क्लास में अगर हम देखें तो हम भारत के संवैधानिक विकास देख रहे थे कि भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, जिसमें हमने पिछले क्लास में 1600 का राजलेख के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहली बार ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में जो कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती थी, उनको रेगुलेट किया गया। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हमने देख लिया। ठीक है। चलो, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखो, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से मैंने आपको बताया था कि इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यहाँ पर एक नई संस्था का निर्माण किया जाएगा, एक नई बॉडी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पर इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम नियंत्रक मंडल बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, नियंत्रक मंडल बोलेंगे। ठीक है। इनकी स्थापना किया गया और इसमें 6 सदस्य बनाया गया। ठीक है। देखो, आप समझना कि एक कंपनी आप सुने होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, सुने हैं आपने। ठीक है। अभी कब आती, कैसे आती, इनको आप मत जानो। ठीक है। वो आती ही जैसे भी है। ठीक है। तो ये कंपनी आती है भारत में, व्यापार करने के लिए आती है। ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। ठीक है। और भारत में व्यापार करते करते ये कंपनी आगे चलकर भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाती है। मतलब भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग जाती है और यहाँ के कुछ राज्यों को जीत लेती है, क्योंकि भारत में उस समय राजा महाराजा रहते थे अलग अलग राज्य में। तो ये भारत में व्यापार करते करते ये यहाँ पर अब ये भारत की राजनीति में भी प्रवेश कर लेती है। भारत की किस में प्रवेश कर लेती है, राजनीति में प्रवेश कर लेती है। तो अब ये भारत में 2 कार्य कर रहे हैं, एक तो ये व्यापार कर रहे हैं, एक तो क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और दूसरा ये राजनीति कर रहे हैं, कौन सी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ये भारत में व्यापार कर रहे हैं और भारत में राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, राजनीति मतलब शासन को संभाल रहे कुछ कुछ राज्यों में। तो फिर यहाँ पर हमने देखा कि शुरुआत में जब से ये कंपनी बनी, कंपनी कब से बनी है, 1600 से बनी है। कब से बनी कंपनी, 1600 से बनी है। और 1600 में आकर धीरे धीरे करके इन्होंने भारत में व्यापार को जमाना और तब तक ये व्यापार करते रहे। और कंपनी को भारत में शासन करने का मौका 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से मिला, जब उन्होंने बंगाल राज्य को जीत लिया। बंगाल राज्य जानते हैं भारत में है कि नहीं है। तो उस समय बंगाल राज्य बहुत बड़ा होकर था, जैसे आज बांग्लादेश है, एक अलग देश है ना। तो उस समय भी बंगाल के हिस्से थे। आज के उड़ीसा बिहार भी बंगाल के हिस्से थे। तो 1757 में इन्होंने प्लासी के युद्ध से किन को जीता, बंगाल को जीता। ठीक है। फिर आगे चलकर इन्होंने बंगाल के बाद बक्सर के युद्ध से मुगल बादशाह को भी हराया था। ठीक है। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी हराया था। तो इनडायरेक्ट तरीके से अवध भी इनको मिल गया था। फिर धीरे से इन्होंने मैसूर को भी हराया। तो ऐसे करके इन्होंने भारत की राजनीति में बहुत सारे क्षेत्रों को जीतना चालू कर दिया। अब इनका काम भी बढ़ गया, पहले केवल व्यापार करते थे, अब वो राजनीति भी कर रहे हैं, मतलब प्रशासन को भी संभाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर तो शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ पर 24 मेंबर वाला
एक 24 सदस्य वाला एक संस्था हुआ करती थी, ठीक है, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे, निदेशक मंडल, ठीक है, ये शुरुआत से थी। तो ये तो पूरी तरीके से संभालती थी, लेकिन हमने बताया कि धीरे धीरे करके इस कंपनी में पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपने निजी व्यापार करना चालू कर दिया और कंपनी को घाटा होने लगा। तो कंपनी को जब घाटा होने लगा तो फिर ब्रिटिश संसद ने इस कंपनी पर नियंत्रण करना चालू किया 1773 से। और 1773 से नियंत्रण करना चालू किया तो हमने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। फिर यहाँ पर 1784 में इन्होंने राजनीतिक कार्य को अलग तरीके से संभालने के लिए एक नई संस्था का गठन किया, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रक मंडल बोलते हैं, जिसमें कितने सदस्य रहेंगे, 6 सदस्य यहाँ पर रहेंगे। और एक जो सदस्य रहेगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का रहेगा। किनका रहेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का रहेगा, मतलब ब्रिटिश संसद का रहेगा। ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में, और इसी चीज को आपको याद करते हुए जाना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि आज इन सब चीज को तो हम पढ़ चुके हैं 1784 तक। 1784 की अगर और कुछ बातों को देखें तो कंपनी स्पष्ट रूप से कंपनी के व्यापारिक कार्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखती थी, 24 मेंबर वाला, ठीक है। और कंपनी के राजनीतिक कार्य को कौन देखती थी? ये नियंत्रक मंडल देखती थी, जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे, और एक जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का होता था, ब्रिटिश संसद का होता था। मतलब जहां उनकी सरकार है उनके मंत्री यहाँ पर भी हस्तक्षेप, मतलब एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये हम समझ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1784 का हम अधिनियम देखते हैं। 1784 का एक्ट हम देखते हैं और इसके क्या प्रावधान थे। केवल दो प्रावधान महत्वपूर्ण है, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 1786 अगले 2 साल बाद ही आ गया था, तो 1786 का अधिनियम हम देखते हैं। 1786 का अधिनियम, चलिए इसको हम देखते हैं और इसमें क्या था इनको हम समझते हैं। चलिए, चलो जितने भी बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ एक बार सभी लोग बता देंगे, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलो देखो आपको ना आज यहाँ से समझ आना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उन 2 क्लास को मिस मत करना, ठीक है। वो 2 क्लास को देख लेना, आपको 2 एक्सम देख लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब 2 गुणम देख लेना, ठीक है। 1-1 घंटे की क्लास है, वो आप नोट्स बनाते जाएंगे तो 1.5 घंटे में हो जाएगा, और रोज क्लास यहाँ पर आना है, ठीक। चलो, तो 1786 का अधिनियम देखेंगे। इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी समझते हैं। देखो 1786 का जो अधिनियम है, 1786 के अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे जो गवर्नर जनरल है, कौन है गवर्नर जनरल? भारत देश का प्रमुख कौन रहेगा? भारत देश में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रमुख कौन रहेंगे? जिसको हम गवर्नर जनरल बोलते हैं, जिनका नाम क्या है? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को ही यहाँ पर कमांडर इन चीफ बना दिया गया है, ठीक है। गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ, ठीक है, मुख्य सेनापति जिसको बोलते हैं, मुख्य सेनापति की शक्ति दे दिया गया, मुख्य सेनापति की शक्ति दे दिया गया, मुख्य सेनापति की शक्ति दे दिया गया, ठीक है, जिसको कमांडर इन चीफ बोलते हैं। देखो गवर्नर जनरल पूरी तरीके से यहाँ पर भारत में सभी चीजों के निर्णय लेने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी था गवर्नर जनरल, इसलिए इनको हम गवर्नर जनरल बोलते थे। लेकिन यहाँ पर सेना के लिए एक और अधिकारी होता था जिसको हम कमांडर इन चीफ बोलते थे, मतलब मुख्य सेनापति बोलते थे। और जो मुख्य सेनापति हुआ करता था इससे पहले, इससे पहले 1786 से पहले, तो गवर्नर जनरल के जो परिषद है, इनके जो काउंसिल है, उसमें हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में इसके काउंसिल का निर्माण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था, और 4 मेंबर थे और एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन उनको घटाकर 1784 में 3 कर दिया गया। 3 में से एक सदस्य मुख्य सेनापति होता था, कमांडर इन चीफ होता था। लेकिन 1786 के अधिनियम में यहाँ पर गवर्नर जनरल को ही मुख्य सेनापति शक्ति भी दे दिया गया। और मुख्य सेनापति की शक्ति देने का मतलब ये होता है कि जो गवर्नर जनरल है वो शक्ति के मामले में ज्यादा और शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उनको जब भी यहाँ पर युद्ध लड़ने होते थे तो उनको मुख्य सेनापति को बोलना पड़ता था कि यहाँ पर हमको युद्ध की तैयारी करना है, कैसे करेंगे। लेकिन अब इनको पूछना नहीं पड़ेगा, इनको डिसीजन लेना है, तो सेना की पावर भी इनके पास है। तो यही मेन फोकस है, यही मेन कौन सा है हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर 1786 के अधिनियम का, कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति दे दी गई और गवर्नर जनरल को और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। ये आपको समझना है। ये 1786 का अधिनियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति किस अधिनियम से दिया गया, तो आपको बताना कौन सा अधिनियम है? 1786 का अधिनियम है, ठीक है। ये आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद एक और छोटा सा अधिनियम है 1793 का। एक और छोटा सा अधिनियम है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम या फिर एक्ट, ठीक है। चलो, तो 1793 के अधिनियम में कौन कौन सी बातें यहाँ पर किया गया था, इसको हम देखते हैं। 1793 के अधिनियम में अगर हम देखें, तो इसमें एक चीज हमको समझना है कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक परिषद बनाया गया है, जिसको मैंने बीओसी लिखा। बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर होने थे। जिसमें कितने मेंबर होने थे? 6 मेंबर होने थे, जो भारत में कंपनी के राजनीतिक कार्य को देखती है। जो भारत में किन के कार्य को देखती है? कंपनी के राजनीतिक कार्य को देखती है। तो ये जो बीओसी है ना, इसमें जो 6 सदस्य रहेंगे, इनका जो वेतन है, इनका जो वेतन है इन 6 सदस्यों का, तो इनका जो वेतन है, इनको अब भारत के राजस्व से देने की बात किया। इनके वेतन को किससे देने की बात किया? भारतीय राजस्व से देने की बात किया। इससे भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान पे रखना है। अब इस बात को हम समझते हैं कि ये कौन सी बात है। देखो, मैंने आपको बताया कि कंपनी भारत में दो कार्य करती है। एक व्यापार करती है, और एक क्या करती है, वो यहाँ पर शासन करती है। एक क्या करती है? शासन करती है। तो एक तो उनको व्यापार से भी फायदा होता है। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो व्यापार से फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है। उसके बाद अगर हम शासन को देखें, किनको देखें? हम शासन को देखें, तो शासन से उनको भारत में राजस्व प्राप्त होता है। शासन से भारत में क्या प्राप्त होता है? राजस्व प्राप्त होता है। ये जो राजस्व है, इस राजस्व का प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए? भारत में करना चाहिए। भारत में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए कार्य करना चाहिए, उनको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उस राजस्व से यहाँ पर वेतन किनको दिया जा रहा है? इन 6 लोगों को दिया जा रहा है, जबकि ये भारत में नहीं रहते। ये कहाँ पे रहते हैं? इंग्लैंड में रहते हैं, और वहीं से रहकर ये कार्य करते हैं। तो इनका वेतन इंग्लैंड के राजस्व से दिया जाना चाहिए था, या फिर भारत में जो कंपनी को फायदा हो रहा है, भारत में कंपनी जो व्यापार करे उनसे दिया जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने बोला कि अब इन लोग का भी पेमेंट, इन लोग का भी वेतन किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब अब भारतीय राजस्व का दुरुपयोग कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। अब सबको पता है कि जिस देश से जो भी राजस्व प्राप्त होता है, जिस जगह से जो भी राजस्व प्राप्त होता है, उनका उपयोग वहीं के लोगों के लिए होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि दूसरे लोग को दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में यूज होना चाहिए ना, कि दूसरे प्रदेश में जाना चाहिए? यही होना चाहिए। तो भारत के राजस्व से पैसा इन लोग को दिया जाने लगा, जिनका विरोध अभी तो नहीं, लेकिन जब भारतीय लोग को पता चलेगा तब ये विरोध करना चालू करेंगे। और साथ ही साथ एक और जो इसमें अनाउंस किया गया था, वो था कि अब ब्रिटेन को भारतीय राजस्व का हर साल प्रति वर्ष 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। कितने लाख रुपए देना पड़ेगा ब्रिटेन को? 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कार्य कर रही है, तो उनको हर साल यहाँ पर भारत के राजस्व से 5 लाख रुपए ब्रिटेन को देना पड़ेगा। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। और यहीं से फिर भारत का पैसा ब्रिटेन जाना चालू हो जाता है। ठीक है। वो पैसा आ कहाँ से रहा है? भारत से आ रहा है। लेकिन वो पैसा अब जा कहाँ रहा है? ब्रिटेन को शुद्ध जा रहा है। तो इसी को भारत में बोला जाएगा कि भारतीय धन का बहिर्गमन हो रहा है। और आगे चलकर जो दादा भाई नौरोजी है ना, वो किताब भी लिखेंगे कि कैसे भारतीय धन का बहिर्गमन हो रहा है, हमारे पैसे को कैसे बाहर भेजा जा रहा है। इसको हमको देखना है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस 1793 के, किसको लेकर? इस 1793 के अधिनियम को लेकर, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जिसमें 6 मेंबर होने थे, उसका वेतन 1793 के अधिनियम से ये बोल दिया गया कि उनका वेतन अब कहाँ से जाएगा? भारतीय राजस्व से जाएगा। ये गलत बात थी हम सब भारतीयों के लिए। और एक और कि ब्रिटेन को हर साल भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए दिया जाएगा। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा। जबकि काम वो कुछ नहीं कर रहे भारत में, वो भारत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा है उस समय की। ये कब की बात है? 1793 की बात है। और आज हम कहाँ पे हैं? 2026 में है ना। तो 2026 में भी 5 लाख बहुत है कि नहीं है? आज उनकी वैल्यू बहुत है ना। तो आप इमेजिन करिए कि 1793 में 5 लाख की वैल्यू कितना रहा होगा। ठीक है। लगभग ये 5,000 करोड़ के आसपास रहा होगा। कितने करोड़? 5,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि उस समय एक पैसा, दो पैसा, या फिर पैसे से भी कम एक आना दो आना चलते थे कि नहीं चलते थे? तो ये 5 लाख रुपए है। इतना पैसा भारत से बाहर कहाँ पे जा रहा है? ब्रिटेन में।
तो विरोध तो आगे चलकर होना तय है, ये आपको समझना है। देखो, तो यहीं से भारतीय राजस्व का बहिर्गमन होना स्टार्ट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, कहाँ पर, ब्रिटेन में। ठीक है, चलो इतनी बातें हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मुख्य टॉपिक, देखो इतने तीन बातें आपको याद कर लेना है। एक 1786 से कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाया गया, और 1793 के अधिनियम से भारतीय राजस्व से वेतन किनको जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोगों को, और ब्रिटेन को हर साल वार्षिक कितना जाएगा, यहाँ पर 5 लाख रुपए जाएगा। ठीक, ये आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आज हम देखते हैं एक अधिनियम, एक चार्टर अधिनियम 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम समझते हैं 1813 के चार्टर एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। तक जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, एक बार जल्दी से बता देंगे। क्या यहाँ तक आप सभी लोग क्लियर क्लियर है, कुछ डाउट है तो एक बार जल्दी से बताएंगे। हम्म, चलो, जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, क्या आपको यहाँ तक सभी बातें स्पष्ट है, क्लियर, आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कंटिन्यू जुड़ेंगे ना तो आपको समझ आना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो सब्जेक्ट एक तो पहली बार पढ़ रहे हैं, और अलग अलग, आप कौन से बैकग्राउंड वाले हैं, बायो वाली, तो ये सब तो आप पढ़े नहीं होंगे पहले कभी, 10वीं तक के बाद छोड़ दिए हैं। लेकिन इनका बहुत वेटेज है। किनकी तैयारी के लिए आए हैं आप? व्यापम, हाँ, तो व्यापम में इन सब से क्वेश्चन आते बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक बार ना आप व्यापम का सिलेबस देख लेना, और तब आपको समझ आए कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलो। अब 1813 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें ना, 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना है उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, सर इसका पीडीएफ, अच्छा मैं लिखता हूँ उसका पीडीएफ, बोल रहा हूँ कि नोट्स नोट्स का पीडीएफ एक बार चांदनी सिन्हा स्पष्ट करेंगे। ठीक है, जो इसमें लिखते हैं बोर्ड में उसका पीडीएफ, फिर नोट्स वाला पीडीएफ। ठीक है, चलो एक बार स्पष्ट करेंगे, फिर यहाँ पर समझ आएगा। चलो, एक चीज को समझना 1813 के चार्टर एक्ट से पहले, देखो तो 1813 वो समय है कि यहाँ पर जो यूरोप है, 1813 वो समय है कि जो यूरोप है, ठीक है, तो यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप महाद्वीप आप सभी लोग जानते होंगे, पूरा हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, मतलब पूरी जो पृथ्वी, उसमें कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। ये तो आप समझते होंगे, जिसमें हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा भारत जहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एशिया महाद्वीप है, जानते कि नहीं जानते? उसके बाद यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और दो आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये 4 हैं। तो यूरोप महाद्वीप आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप, हाँ चलो, बोर्ड वाला बोल रहे हैं तो बोर्ड वाला मैं बोल दूंगा। ठीक है, बोर्ड वाला भी डाल दिया करेंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, चलो, तो इसको सेव करके रख लिया जाएगा, और बोर्ड वाला डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में और भी बहुत सारे देश थे। ठीक है, जिसमें से एक देश था फ्रांस। जिसमें से एक देश कौन सा था? फ्रांस। और आप सबको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा कि इस समय, जब हम है ना 1813 के समय, तो उस समय फ्रांस और जो ब्रिटेन है, वो दोनों पावरफुल होने के लिए एक दूसरे के बीच में लड़ाई करते हैं। फ्रांस चाहता है कि मैं पावरफुल रहूं, ब्रिटेन चाहता है कि मैं पावरफुल रहूं। तो बाकी सब और जो कंट्री है, वो भी ब्रिटेन से बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभावित थे। प्रभावित थे कहने का मतलब है कि ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों पर ऐसे कब्जा किया था, जैसे भारत पर कब्जा किया था, ठीक है, वैसे ही और बहुत सारे देशों पर कब्जा किया। जैसे उन्होंने इससे पहले अमेरिका पर भी कब्जा किया था, दक्षिण अफ्रीका पर भी कब्जा किया था। तो इन देशों से व्यापार कर करके ब्रिटेन ने अपने आप को बहुत ज्यादा यहाँ पर समृद्ध बना लिया था। और बहुत ज्यादा समृद्ध बना लिया था, तो पूरे यूरोप में ना ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुएं ही बेचा जाता था। मतलब यूरोप के व्यापार पर किन किन का कब्जा था? ब्रिटेन का ही कब्जा था। लेकिन उसी समय फ्रांस में एक व्यक्ति आया, एक शासक आया, जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये आप भारतीय इतिहास में पढ़ोगे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का शासक बना। और नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का शासक बना, तो उन्होंने ब्रिटेन को हराने के लिए, कहाँ पर? यूरोप में। और साथ ही साथ जो ब्रिटेन है, वो जितने भी देशों पर कब्जा किया था, जैसे भारत पर कब्जा किया था, वैसे हर देशों पर जाकर ब्रिटेन को हराना चाहता था। कौन?
नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर यूरोप में, इन्होंने ब्रिटेन में जो वस्तुएं बनी हैं और पूरे यूरोप में जो वस्तुएं बेचता है ना, वो ना बेच सके करके इन्होंने ग्रुप बनाया यूरोप में, और बहुत सारे देशों को बोला कि आप ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुओं को अपने देश में आने की अनुमति नहीं देंगे। एक तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल कोड लागू किया, ठीक है, लिख लेना। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या, एक कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कोड लागू किया। उपमहाद्वीपीय यहाँ पर संहिता कहा जाता है। और इस कॉन्टिनेंटल कोड के द्वारा ये बोला गया कि यूरोप में जितने भी देश हैं वो ब्रिटेन से बनी वस्तुओं का ना तो अपने व्यापार अपने देश में बेचने देंगे और नहीं उसको उपयोग करेंगे। अब होता क्या है कि 1813 के आसपास लगभग यूरोप में बहुत सारे देशों ने मना कर दिया किन की वस्तुओं को लेने से, ब्रिटेन की वस्तुओं को लेने से। अब यूरोप में ब्रिटेन में बनी हुई जो वस्तुएं वो बिकना बंद हो गई। लेकिन ब्रिटेन तो बहुत ज्यादा अपना विकास कर चुका था, औद्योगिकरण भी सबसे पहले वहीं जा चुका था। तो वहां पर तो लगातार प्रोडक्शन हो रहा था। वहां पर क्या हो रहा था, लगातार प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन उनका जो तैयार माल है वो नहीं बिक रहा था कहाँ पर, यूरोप में। तब उनका जो तैयार माल है वो नहीं बिक रहा था यूरोप में, और पूरी तरीके से डंप हो रहा था, सड़ रहा था। तो अब यहाँ पर बाकी जो व्यापारी थे ब्रिटेन में पूरी तरीके से जो व्यापारियों का समूह था, किनका समूह था, व्यापारियों का समूह था। तो ये जो व्यापारियों का समूह है ना, ये चला गया ब्रिटेन के राजा के पास, और ब्रिटेन के राजा के पास जाकर अपना पूरी तरीके से दुखड़ा बताया कि ऐसा ऐसा बात है, हमारे पास तो पूरी तरीके से तैयार माल है और सब पैसा उसी में लग चुका है, लेकिन हमारे माल ही नहीं बिक रहे हैं कहाँ पर, यूरोप में, किसी भी जगह पे, तो हम कैसे करें। तो फिर यहाँ पर उन्हीं लोगों ने सुझाव दिया कि आप हमारा जो व्यापार करने का जो लाइसेंस है उसको हमको भारत जैसे देशों के साथ भी दीजिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। मतलब बहुत बड़ा देश होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जनसंख्या भी है। तो आप सभी जानते हो कि आज भी भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, और उस समय भी हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। और आज भी भारत इतना बड़ा मार्केट है कि कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो बड़ी कंपनी है वो भारत आना चाहती है, व्यापार करना चाहती है। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है, उनको पता है कि अगर हम भारत में एक भी प्रोडक्ट अगर चलने लायक बना दिए तो हम कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। इसलिए पूरा हर देश कहाँ पे अपनी कंपनी लाना चाहती है, भारत में लाना चाहती है ना। और भारत में गरीब भी है तो उतने ज्यादा अमीर भी है, आप सबको पता होगा। इसलिए हर देश भारत और चाइना को क्या करती है, टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है और उस समय भी बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पर भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। और भारत में व्यापार केवल कौन करती है, भारत में केवल व्यापार करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये भी कहाँ की है, ब्रिटेन की है। लेकिन इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था, मोनोपोली प्राप्त था। और ये कब से प्राप्त था, ये तो 1600 के राजलेख से प्राप्त था, जो लगातार बढ़ रहा था, जो लगातार बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया था, 1813 तक पहुंच गया था। लेकिन अब 1813 में ब्रिटेन ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जहां वहां के और व्यापारियों का पूरी तरीके से फैक्ट्री बंद होने के कारण, क्योंकि उनका जो तैयार माल है वो कहीं भी नहीं बिक रहा है। तो इन लोगों ने मांग किया, ब्रिटेन के व्यापारियों ने मांग किया वहां के राजा से कि आप हमारे लिए भी दरवाजे खोलिए, हमको भी भारत और एशिया के देशों में जाकर व्यापार करने की अनुमति दीजिए। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आपने एकाधिकार दिया है ना, उस एकाधिकार को खत्म करिए। क्योंकि जब तक आप एकाधिकार खत्म नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जा पाएंगे भारत, नहीं जा पाएंगे और अन्य देशों में व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसी समय यहाँ पर, और ये सब किनके कारण हो रहा है, इनके कारण हो रहा है ना, क्योंकि इन्होंने यूरोप में इन सब चीजों को किया है, बाकी सब चीजों को, इसलिए उनका खमियाजा किनको भुगतना पड़ रहा है, ब्रिटेन को भुगतना पड़ रहा है। इसी समय यहाँ पर कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, पहला पॉइंट समझ के इस बात को देखो। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। मतलब जो अभी तक जो 1600 में कंपनी बनी थी और वहीं 1813 तक जो भारत में आकर केवल और केवल वही कंपनी यहाँ पर एकाधिकार जमाई हुई, मोनोपोली था, तो उस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया, आपको समझ आ गया उसके बीच का सिनेरियो। किसी को कुछ डाउट है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन आपको ध्यान पे रखना है कि दो चीजों को ही बचाया गया, ठीक है। मतलब दो चीज का एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास रहेगा। तो एक जो
वस्तु है, एक है चाय, एक जो वस्तु कौन सा है, चाय। चाय आप सभी लोग जानते हैं। चाय जो हम पीते हैं वो किससे बनता है, उसमें फ्लेवर किससे आता है, चाय पत्ती से आता है ना। चाय पत्ती नहीं रहेगा तो क्या चाय बन पाएगा। पानी में अगर हम शक्कर डालेंगे तो मीठा पानी बस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चाय ही फ्लेवर देता है ना। और चाय, तो एक वस्तु कौन है, चाय। और दूसरा, ये लोग जो चीन के साथ व्यापार करते थे, ठीक है, चीन के साथ व्यापार, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ व्यापार करती थी, इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया गया, ठीक है। लेकिन वो ध्यान देना है एकदम से, दो चीजों बस को छोड़ा गया। एक, चाय का व्यापार अभी भी भारत के साथ केवल और केवल ईस्ट इंडिया ही कंपनी करेगी, और चीन के साथ व्यापार भी केवल और केवल कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी सभी चीजों पर अब ब्रिटेन के और अन्य व्यापारी आकर काम कर सकते हैं। तो आंशिक रूप से, पूरी तरीके से तो नहीं, आंशिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त। केवल और केवल दो ही चीजें बची हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार है, वो कौन कौन सा है, चाय, और एक कौन सा है, चीन के साथ व्यापार, ठीक है। तो दोनों बस को छोड़ा गया, बाकी जितने भी चीज है उसमें व्यापारिक एक अधिकार किनके समाप्त कर दिए गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त किए। कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा, ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये आप सबको याद होनी चाहिए, ये बहुत बार पूछा गया है, समझना, ठीक है, कि कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया। तो आपको लगाना है कब, 1813 का चार्टर एक्ट। अगर आपसे पूछे कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो इसके बाद किया गया, क्योंकि दो ठो बचा था, कौन, चीन के साथ और चाय के साथ, ठीक है, ये हमको देखना। उसके बाद समझना एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस 1813 के चार्टर एक्ट में था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। ईसाई मिशनरियों को भारत में, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है। देखो, ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। तो देखो कि जो अंग्रेज हैं, वो अंग्रेजों का धर्म कौन सा है, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। जबकि भारत में अधिकतर जनसंख्या उस समय तक हिंदू है और मुस्लिम है, और जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू की है, ठीक है, और मुस्लिम है, और ईसाई तो रहते ही नहीं। ईसाई तो खुद ये लोग हैं, कौन, यूरोप से आए हुए लोग हैं। तो यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दिया गया, धर्म प्रचार की छूट दिया गया, कि आप जा सकते हो भारत में, और भारत में जाकर धर्म का प्रचार कर सकते हो, चाहे जैसे भी हो। तो फिर उस समय इन जो ईसाई मिशनरी आए, उन्होंने भारत में जितने भी गरीब तबके हैं, जिस भी धर्म के, उनको टारगेट किया, और उनको, अगर हम कहें कि बलपूर्वक और जबरदस्ती, उन्होंने ईसाई धर्म में डेवलप किया, ईसाई धर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया। और आज भी ये सब चीज होते रहते हैं, कि आप समय समय देखते होंगे। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि कब भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट दिया गया, तो आपको याद करना है कौन सा अधिनियम है, कौन सा एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट। इसके पीछे एक और रीजन है। देखो, भले ही भारत में व्यापार खोल दिया गया, भारत में और कंपनियां आकर बेच सकते अपने सामान, लेकिन बेचेगी क्या, कि अभी भारत में अगर हम देखें, तो भारत के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से हिंदू वाले लोग हैं, मुस्लिम वाले लोग हैं। तो हिंदुओं का रहन सहन अलग है, मुस्लिमों का रहन सहन अलग है। हम उस समय तक धोती पजामा ये सब पहनते थे, क्या हम सूट बूट पहनते थे, उस समय तक नहीं पहनेंगे ना। जैसे जो ये लोग हैं, यूरोपीय लोग, वो शुरुआत से ही सूट, जूते, मोजे और बेल्ट, टाई ये सब लगाना चालू करते। बट हम क्या क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, बंगाली पहनते थे। हमारा कल्चर अलग, उनका कल्चर अलग। उनके सामानों को क्या हम लेंगे, वो अगर भारत में आकर कोट भी बेचेंगे, वो भारत में आकर बेल्ट भी बेचेंगे, भारत में आकर वो चमड़े के जूते बेचेंगे, तो क्या हम पहनेंगे उसको, नहीं पहनेंगे ना भाई, क्योंकि वो हमारा कल्चर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कल्चर कैसे डेवलप होगा, जब वो किनका प्रचार करेंगे, धर्म का। जब हम ईसाई मानने लगेंगे, तो उनके धर्म के अकॉर्डिंग अब हम सूट पहनना चालू करेंगे, ठीक है। उनके धर्म के अकॉर्डिंग अब लड़कियां गाउन पहनना चालू करेगी, करे कि नहीं करेगी। क्या वो लोग साड़ी पहनते होंगे उस समय, और साड़ी हम शुरू से पहनते हैं। तो क्या एक बाजार खोलने बस से बनेगा, नहीं बनेगा ना भी। उसके अकॉर्डिंग उनकी चीजों का हम उपभोक्ता तो बने, तभी क्या होगा, ये चीजें होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमको भारत में जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं, उस साड़ी को अगर अभी हम जाकर
यूरोप में बेचे, अमेरिका में बेचे, तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा ना भाई, क्योंकि उधर के लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनते, अपने टाइप की ड्रेस पहनते। तो उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो हम जैसे पहनते हैं वैसे उनको सिखाना पड़ेगा। ये होता है कि नहीं होता है? जैसे आज भी अगर हमारे भारत में देखें, तो हमारी जो माता है वो क्या साड़ी को छोड़ के दूसरी चीज पहनती है? नहीं पहनती ना भाई। तो ये कल्चर का प्रभाव, तो उस कल्चर को चेंज भी तो करना है। इसलिए भारत में अधिक से अधिक क्या किया जाए? धर्म प्रचार किया जाए, और लोगों को क्या बनाया जाए? ये बनाया जाए जैसे वो हैं। तभी तो चीजें बिकेंगे ना भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रखना है। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता इसी एक्ट से दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया, जब आप पीवाई की लगाएगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है शिक्षा को लेकर। एक और चीज क्या है इंपॉर्टेंट? शिक्षा को लेकर। जब शिक्षा को लेकर है, तो भारत में पहली बार शिक्षा के लिए यहाँ पर बजट लाया गया। भारत में पहली बार क्या? शिक्षा का बजट लाया गया। भारत में यहाँ पर शिक्षा का बजट तैयार किया गया, और 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए बजट लाए अंग्रेजों के द्वारा? 1 लाख रुपए। तो भारत में पहली बार शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और कितने लाख रुपए का बजट लाया गया? 1 लाख रुपए का बजट। हाँ, 1 लाख रुपए अभी कम लग रहे होंगे आपको, लेकिन ध्यान रखना एक समय कब का है? 1813 का है, तो उस समय भी 1 लाख बहुत है, ये आपको समझना है। तो पहली बार भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया, और बजट लाया गया, शिक्षा बजट 1 लाख रुपए, ध्यान आपको रखना है। चलिए, इतना चीज आपको समझना है 1813 के चार्टर एक्ट। आपसे पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा के लिए प्रयास कौन से एक्ट से पहली बार किया गया, तो आपको बताना है कौन सा एक्ट है। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। ये आपको देखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज भारत में शिक्षा का बजट ला रहे हैं तो भारतीयों को शिक्षित करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजों का मानसिकता ये है कि भारत में हम जैसी शिक्षा का प्रचार करेंगे। और भारत में उस समय लोग केवल धर्म के अकॉर्डिंग ही पढ़ते थे। धर्म के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, कहने का मतलब ये है कि भारत के जो लोग थे, जैसे जो हिंदू थे, वो वेदों को पढ़ते थे, गीता को पढ़ते थे, ठीक है। बाकी जैसे आज हमें पढ़ते हैं ना, जैसे खुद पॉलिटी पढ़ते हैं, गणित वणित तो खैर शुरू से ही भारत में रहा है, लेकिन जो थे वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही पढ़ता था। और धर्म के अकॉर्डिंग ही पढ़ते थे, तो लोग यहाँ पर गुरुकुल में ही सब पढ़ते थे। तो इनका मानना ये था कि जैसे हम शिक्षा का प्रचार करेंगे, लोगों में ज्ञान विज्ञान की बातें पढ़ाएंगे, तो भारतीय लोगों का जो दिमाग है वो भी आगे बढ़ेगा। और वो भी आगे बढ़ेगा तो उनको आधुनिकता पसंद आएगी। और आधुनिकता जब पसंद आएगी, तो उनके धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, उनके कल्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे, उनके रीति रिवाज को। जैसे आज भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है भारत में, जो ज्यादा पढ़ लिए हैं ऐसा बोलते हैं, तो आज भारत के परंपराओं को गलत बोलने लगता है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? बोलते लगते हैं हम दिए क्यों जलाते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, ऐसा बोलना चालू करते कि नहीं करते? तो ये सब क्या है? इन्हीं सब का प्रभाव है। तो इसलिए भी भारत में शिक्षा के लिए पहली बार क्या किया गया? प्रयास किया गया। आपको अच्छा लग सकता है, हाँ, आगे चलकर हमने इसको सही से किया, और आज भारत शिक्षा में क्या है, आगे बढ़ेगा, ये हमको समझ आता है, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें आपको समझना है किससे? 1813 के चार्टर एक्ट से। तो 1813 के चार्टर एक्ट से आपको समझना है पहली बात है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से। दो यहाँ पर सब्जेक्ट या फिर दो चीज को रखा गया, एक कौन सा? चाय, और एक चीन के साथ व्यापार। ये दोनों कंपनी के पास अभी भी रहेंगे, लेकिन बाकी सबको समाप्त कर दिया गया। बाकी और भी लोग आकर भारत में ब्रिटेन से व्यापार कर सकते हैं, कोई भी अब दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है। उसके बाद ईसाई मशीनरी को एकदम फ्री कर दिया कि आप जाकर भारत में धर्म की प्रचार कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा, शिक्षा का बजट लाया गया भारत में भारतीयों पर शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए। चलो, तो 1813 के चार्टर एक्ट का इतना 3-4 पॉइंट आपको याद कर लेना है। बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो, तो आप लोग बताएंगे जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं, क्या आपको समझ आया 1813 का चार्टर एक्ट? किसी को कुछ डाउट, कुछ दिक्कत, कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके 20 साल बाद फिर से आएगा 1835 का चार्टर एक्ट। ठीक है, देखो अब हर 20 साल में आएगा ना, और हर 20 साल में कंपनी के कार्यकाल को हम बढ़ाते रहेंगे। जैसे 1793 में आया था, तो उसमें कंपनी के कार्यकाल को 20 साल में बढ़ा दिया, तो 20 साल बाद फिर एक चार्टर एक्ट है, इसमें कंपनी कार्यकाल को 20 साल तक बढ़ा दिया, तो 33 तक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 1833 फिर से यहाँ पर चार्टर एक्ट आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये आपको ध्यान पे रखना है। चलिए, यहाँ तक जितने भी बच्चे जुड़े हैं ऑनलाइन में, क्लियर है कि नहीं है? एक बार बताएंगे। कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन जल्दी पूछ लेंगे। आपको कुछ समझ आ रहा है? ठीक, चलो।
चलिए बाकी बच्चे भी कमेंट करेंगे, एक दो बच्चे ही करते हैं। चलो किसी को डाउट होता है तो तुरंत पूछा करेंगे, ठीक है, और डाउट डाउट आने चाहिए जो भी बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, चलो अब हम देखते हैं इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हर 20 साल में आएगा। अब 1833 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53 आएगा ना। तो अगले 53 में भी आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, क्या प्रमुख बातें होती हैं, इनको हम समझते हैं। चलिए, एमसीक्यू कराना बोल रहे हैं, हाँ एमसीक्यू कराया जाएगा जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। शनिवार का जो दिन रहता है हमारे लिए एमसीक्यू के दिन रहते हैं, तो उस दिन एमसीक्यू करा दिया जाए, ठीक है, करा दिया जाएगा। बट अभी आप लोग पढ़ो, आपके लिए पढ़ने लायक अभी टॉपिक हुआ नहीं है, जैसे ही होता है एक हफ्ता हम पढ़ लेंगे तो फिर एमसीक्यू करा देंगे, ठीक है, इससे संबंधित। चलो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम देखते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को, किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको देखना है। और उस समय यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे, जिसका नाम था विलियम बेंटिंग, जिनका नाम यहाँ पर आएगा विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलो, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है विलियम बेंटिंग। देखो एक चीज समझना, हमने यहाँ पर देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बंगाल के गवर्नर को, किसके गवर्नर को? बंगाल के गवर्नर को हमने बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, और शक्ति उनको दे दिया गया था बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी से निकालकर। अब इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब हम केवल बंगाल बस बोल रहे हैं तो एक ही राज्य टाइप ऐसा लग रहा है, अब हम बंगाल बस नहीं बोल रहे हैं, अब हम उनको भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे। किसका गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन से अधिनियम से बोल रहे हैं, कौन से एक्ट से बोल रहे हैं? तो 1733 का चार्टर एक्ट के द्वारा अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। मतलब अब पूरे भारत को वो शासन कर रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है, ठीक है। बंगाल बस कहने से केवल बंगाल लगता था, लेकिन उनके पास शक्ति थे पूरे भारत में जितने भी उनके क्षेत्र थे उनको कंट्रोल करने का। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था? एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आपको बता देना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को हम भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट से कहते हैं? 1833 के चार्टर एक्ट से। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था अगर आपसे पूछे तो किसको बताना है? विलियम बेंटिंग था। तो देखो अब विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको ये बताना है कि विलियम बेंटिंग ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है, ठीक है, क्योंकि यही व्यक्ति बना हुआ था। मतलब 1833 में विलियम बेंटिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना हुआ था। तो उसी समय जब चार्टर एक्ट आया जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनेगा, ऐसी जब आदेश हुआ तो वही व्यक्ति तो बनेगा ना भाई। तो वही व्यक्ति भारत का पहला गवर्नर जनरल भी होगा, और वही व्यक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी होगा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? आ गया ना, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं हूं, और जैसे मैं आज हूं, आज कौन सा डे है? आज अगर हम देखेंगे तो मंडे है। और कुछ वो आता है, अधिनियम आता है हमारे किसी के द्वारा कि अब आपको ये जिम्मेदारी दी है, जैसे मैं अभी टीचर हूँ, अब मेरे को बोल दिया गया कि अब आपको हम असिस्टेंट टीचर ऐसा कुछ बनाते हैं करके, तो मैं रहूंगा वहीं पे, लेकिन मेरा पद क्या हो गया? मेरा पोस्ट अलग हो गया ना, बढ़ गया। लेकिन मैं उस जो था उसका अंतिम भी हो गया। इससे पहले मैं टीचर था, तो मैं मंडे तक टीचर हूँ, लेकिन कल कुछ आया उसके बाद असिस्टेंट टीचर बन गया, तो वो बात वही है ना, व्यक्ति वही है, लेकिन उनके पद में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो करें, तो बनने वाला वही पहला है, और उसके पहले जो बंगाल का हम बोला करते थे उसका वो लास्ट है, ये आपको समझना, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे साफ साफ तो एक बात बता देना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, आपको ध्यान रखना। और ऐसा बनने वाला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम
बेंटिंग है। जबकि इससे पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी है। ठीक है, ये आपको समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्या हुआ इसमें हम देखते हैं। देखो, तो 1833 के चार्टर एक्ट में अब अगर हम देखें, तो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था और उसके लिए परिषद हुआ करती थी। तो जो गवर्नर जनरल का परिषद है या फिर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, तब तक 1833 के चार्टर एक्ट तक इसके गवर्नर जनरल में 3 सदस्य हुआ करते थे। इस गवर्नर जनरल के परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे? 3 सदस्य हुआ करते थे। अब याद करिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जब मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि भारत के, सॉरी उस समय हम उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद का निर्माण किया गया। तो उनमें मेंबरों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 4 हुआ करती थी। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा उनकी संख्या को हमने कम किया। कितना कम किया था? एक कम किया था। तो सदस्य संख्या कितनी थी? 3 थी। अभी आप समझना कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 3 थे। कब तक? 1833 के पहले तक। तो यहाँ पर एक सदस्य को बढ़ा दिया गया, इसमें एक सदस्य की नियुक्ति और कर दिया गया। तो अब एक सदस्य हम बढ़ा रहे हैं, एक सदस्य क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और जो नया सदस्य जुड़ेगा वो विधि का जानकार होगा, वो विधि सदस्य रहेगा। वो कैसा सदस्य रहेगा? विधि सदस्य। विधि सदस्य मतलब लॉ, लॉ मेंबर रहेगा। और लॉ मेंबर मतलब जो कानून का जानकार हो। कानून का जानकार किसको कह सकते हैं अपन आज के डेट में? वकील लोग को बोलते हैं ना, वकील का जो काम करते हैं, लॉयर बोलते हैं ना जिसको, जिसको कानून की समझ होती है, कानून का जानकार होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि जो भारत के गवर्नर जनरल है उसके परिषद की सदस्य संख्या को 3 से बढ़ाकर कितने किया जा रहा है? मतलब एक बढ़ा रहे हैं तो 4 हो जाएगा ना। 3 में एक जोड़कर हम 4 कर रहे हैं। लेकिन वो जो सदस्य है, जो अगला जो सदस्य जुड़ेगा, वो कोई भी ऐसे तैसा व्यक्ति नहीं जुड़ेगा। वो किसका जानकार रहेगा? विधि का जानकार रहेगा। विधि सदस्य रहेगा, फिर लॉ एक्सपर्ट रहेगा, कानून का जानकार रहेगा। ये आपको ध्यान पे रखना है। और ऐसे पहले सदस्य बनाए गए लॉर्ड मैकाले। ऐसे ऐसे पहले सदस्य कौन बने? लॉर्ड मैकाले, जो विधि सदस्य के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में जुड़े थे। कौन जुड़े थे? लॉर्ड मैकाले जुड़े थे। और आपको ध्यान रखना है कि ये वही लॉर्ड मैकाले हैं जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को चालू करेंगे। आज हम अंग्रेजी शिक्षा के पीछे भागते हैं, अंग्रेजी बोलने के पीछे भागते कि नहीं भागते? तो ये वही है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की ओर बहुत ज्यादा उनको बढ़ा दिया था। तो हम समझेंगे अभी लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में जुड़े थे। एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो जुड़ा था ना विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले, तो ये स्थायी सदस्य नहीं थे। ये कौन से सदस्य नहीं थे? स्थायी सदस्य नहीं थे। स्थायी सदस्य कहने का मतलब है कि इस जो सदस्य है, इनको जो परिषद है उनमें वो बैठ सकता है, अपनी सलाह भी दे सकता है। लेकिन वो जब वोटिंग की पारी आएगी, जब भी कोई निर्णायक मत देने की पारी आई, तो वो वोट नहीं कर सकता। वो क्या नहीं कर सकता? मत नहीं दे सकता। तो ये स्थायी सदस्य नहीं है अभी। ये कौन किस प्रकार का सदस्य है? अस्थायी सदस्य है। इसको स्थायी हम अगले 20 साल में करेंगे। ठीक है, 1853 में। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में हम सदस्य को बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो स्थायी सदस्य नहीं था। वो सब कुछ कर सकता है, बस किसको छोड़कर? मत देने को छोड़कर। वो मत नहीं दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। इसलिए वो पूर्ण सदस्य भी नहीं है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में विधि सदस्य के रूप में किस चार्टर अधिनियम में जोड़ा गया था? तो आपको बताना कौन सा चार्टर अधिनियम है? 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। एक और चीज आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है कि देखो, इससे पहले आपको ये वाला को समझना है। 1813 का चार्टर है, मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को कैसे करें अपन? समाप्त करें। लेकिन मैंने यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? आंशिक लिखा है। क्यों आंशिक लिखा है? क्योंकि ये दोनों रहा था, चाय और चीन के साथ जो व्यापार, उन पर मोनोपोली किन का था? अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बचा हुआ था। ठीक है, तो अब उसी पॉइंट को यहाँ पर लिख देना है कि कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः क्या कर दिया गया? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया मतलब अब कंपनी पूरी तरीके से एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। अब कंपनी केवल भारत में प्रशासन को देखेगी। किसको देखेगी? प्रशासन को देखेगी। ठीक है,
परिषद को और बताओ सर जी बोल रहे हैं। देखो चलो परिषद को एक बार और बता देते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, मतलब जो भी इससे पहले हुआ था, कि यहाँ पर एक अधिनियम आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने भारत का जो गवर्नर होता था, ठीक है, और उसमें कहाँ का गवर्नर, बंगाल का, तो इस बंगाल के गवर्नर को हमने बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। कहाँ का गवर्नर जनरल बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। और इसके साथ जो अंग्रेजों के पास दो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अंग्रेजों के तीन क्षेत्र थे, तीन प्रेसिडेंसी था, एक बम्बई में था और एक मद्रास में था, मतलब आज का चेन्नई और आज का मुंबई, और एक कहाँ पर था, कलकत्ता, जो बंगाल वाले क्षेत्र पर था। ये तीन क्षेत्रों पर अंग्रेज रहा करते थे, तीन उनके क्षेत्र हुआ करते थे। तो तीन उनके क्षेत्र हुआ करते थे, तो सभी में गवर्नर बैठते थे। यहाँ भी गवर्नर बैठता था, यहाँ भी गवर्नर बैठता था, यहाँ भी गवर्नर बैठता था। और सभी अपने अपने क्षेत्र में नियम कानून बना सकते थे, ये हमने देखा था। लेकिन जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इनके शक्ति को ज्यादा कर दिया गया और यहाँ के गवर्नर और यहाँ के गवर्नर को पूरी तरीके से इसके अधीन कर दिया गया। किनके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, कि अब ये विधि नहीं बनाएंगे। किसको पूछकर बनाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूछकर बनाएंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को जब ये पूछकर बनाएंगे, तो इनके शक्ति में वृद्धि हो रहा है। अब उसको केवल बंगाल बस नहीं संभालना, इससे पहले किसको संभालना पड़ता था, केवल बंगाल बस को। लेकिन अब उसको किनको संभालना है, ये मद्रास और ये मुंबई को भी संभालना है। तो भाई उनके लिए और लोग चाहिए, तो और लोग चाहिए तो फिर इनके लिए एक परिषद बनाया गया था। इनके लिए क्या बनाया गया था, परिषद, मतलब और लोग बनाए गए थे। तो उसमें कितने मेंबर और रखे गए थे, चार और मेंबर रखे गए थे, और इस चार मेंबर उनकी सहायता करते थे। अब 1784 में यहाँ पर इस परिषद में एक मेंबर को हटा दिया गया और मेंबर की संख्या कितनी कर दिया, अन्य की तीन कर दिया गया। तो इसी जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, उनके मेंबर की संख्या को फिर से हम कहाँ पे बढ़ा रहे हैं, 1833 के चार्टर एक्ट में बढ़ा रहे हैं। तीन सदस्य अब तक थे और एक सदस्य और बढ़ा रहे हैं। और ये जो सदस्य अब बढ़ रहा है ना, वो केवल और केवल एक ही डिपार्टमेंट या फिर एक ही विषय को जानने वाला बनेगा। केवल वो विधि का जानकार बनेगा, मतलब वो विधि का एक्सपर्ट है, जो कानून वानून बनाने में जानता है, कानून वानून को कैसे बनना चाहिए ये जानता है, उसी को यहाँ पर बनाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो व्यक्ति स्थायी नहीं रहेगा, अभी स्थायी नहीं हुआ। स्थायी नहीं हुआ कि कहने का मतलब है कि वो इस परिषद में काम करेगा, पूरी तरीके से कामों में भाग भी लेगा, अपनी सलाह भी देगा कि कैसे करना है। लेकिन वो स्थायी नहीं है, मतलब वो मत देने का उनको अभी भी अधिकार नहीं रहेगा। क्या नहीं करेगा वो, अभी भी मत देने का उनको अधिकार नहीं रहेगा। जैसे होता नहीं है भाई, कोई भी समिति वमिति में हम कोई मेंबर को जोड़ते हैं अस्थायी तौर पर, कि भाई हमको अभी आप सिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हम जोड़े हैं, आपको सब कुछ रहेगा लेकिन आप वोटिंग बस नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, वैसे इनको जोड़ा गया था अस्थायी सदस्य के रूप में। ठीक है, ये सब कुछ करेंगे, विधि विधि बनाने में सब में सहायता करेंगे, लेकिन अभी वो स्थायी नहीं है तो वोटिंग नहीं करेंगे। और ऐसा जुड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले था। ये आपको ध्यान रखना था, ये आपको देना है। ठीक है, चलो अब समझ आ गया होगा, तो एक बार कमेंट करेंगे। चलिए दीक्षित साहू जी ने पूछा था, तो एक बार कमेंट करेंगे, क्या आपको ये बातें समझ आई कि नहीं आई। चलो वीडियो ब्रेक हो रहा था, कई बार जब नेटवर्क का कम वो होता है ना, कम ज्यादा, तो उसमें होता है। ठीक है, तो अभी तो सही चल रहा है इधर से। आप एक बार अगर अभी भी चिपक रहा होगा तो अपने तरफ से उनको रिफ्रेश करेंगे। कई बार आपके तरफ भी नेटवर्क इशू होता है तो वीडियो चिपकने लगता है। इधर से सारी चीजें सही हैं, ठीक है। अगर चिपकते तो यहाँ से हमारा भी जो चल रहा है ना वो चिपकना चालू हो जाता, बट इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम कौन से पॉइंट पर थे, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पर हम थे, ये हमको देखना है। अब एक चीज और समझना है कि इस अधिनियम में एक चीज की डिसीजन लिया गया था चार्टर एक्ट के द्वारा, कि जो यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे आज की अगर हम बात करें भारत देश में अधिकारी की बात करें, जैसे आईएएस है, आईपीएस है। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर देखोगे सरकार में, तो एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है, तहसीलदार है, ये सब है कि नहीं है, डीएसपी है, एसआई है, सभी क्या है, अधिकारी हैं। तो उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसमें भी जो अधिकारी लोग रहते थे, उनके लिए किसी भी प्रकार का पेपर नहीं होता था।
ठीक है, वो अपने से जिसको लगता था तो उनको चुन लेते थे, जिसको लगता था कि इनको काम करने का अनुभव है, उसको ला लेते थे। तो यहाँ पर इसमें पहली बार ये बोला गया कि अब भारत में जो सिविल सेवा है, जो अधिकारी जहाँ से आते हैं, वो सिविल सेवा में खुली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। किसका आयोजन किया जाएगा? इस सिविल सेवा में खुली भर्ती का खुली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस सिविल सेवा में खुली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। मतलब अब ये सिविल सेवा के जो द्वार है ना, वो सीधे सभी के लिए ओपन हो जाएंगे। आपको पेपर लिया जाएगा, उस पेपर को मतलब उस पेपर के लिए तैयारी करिए, और उस पेपर में पास होकर आप सब चीजों में आ जाइए। जैसे आज होता है, आज जितने भी आप लोग हो जो व्यापम की तैयारी करने आए हो, आपसे केवल एक योग्यता मांगी जाती है। अगर योग्यता मांगी जाती है कि आप ग्रेजुएट हो, तो आप भर देते हो फॉर्म, भर देते हो कि नहीं, और तैयारी करते हो, और तैयारी में जिसका रैंक लग गया, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी धर्म, कोई भी किसी का हो, लग जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इसी प्रकार की चीजें अब पहली बार अंग्रेज कर रहे हैं। और इसमें बोला गया कि अब इस खुली भर्ती जो होगा ना, तो इसमें किसी भी प्रकार से यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आज भारत में होता है ना, जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर बात हुआ। या भारत में जो सिविल सेवा है, उसमें खुली भर्ती किया जाएगा, और उसमें किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, स्थान के साथ भेदभाव नहीं। तो यहाँ पर इस चार्टर एक्ट के द्वारा एक कोशिश करने का प्रयास किया जा रहा था कि भारतीयों को भी इसमें जोड़ा जाए। किनको जोड़ा जाए? भारतीय लोगों का भी यहाँ पर योगदान वो बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आपको ध्यान होगा कि अंग्रेज पूरी तरीके से भारतीयों से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। वो भारतीयों की तुलना कुत्तों से करते थे। ठीक है, लिखा करते थे ना अपने महल के आगे कि डॉग्स इन इंडियंस नॉट अलाउड करके। तो ये कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जो लोग हैं वो इस पेपर को दे और सिलेक्ट होकर हमारे समतुल्य हो। तो फिर ब्रिटेन के लोगों ने ही, जो यहाँ पर काम करते थे, उन्होंने इस भर्ती का पूरी तरीके से विरोध किया। इस भर्ती का क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे में तो फिर भारतीय लोग ही बनना चालू हो जाएंगे, और हम उनके साथ मिलकर काम नहीं करना है, हमको एक ही रैंक में नहीं रहना है। जो भारतीय जहाँ पर हम काम करने आए हैं, वो हमारे पैरों के नीचे हमेशा होने चाहिए। तो कम से कम यहाँ पर एक चीज, कि जो सिविल सेवा है उसमें खुली भर्ती का आयोजन किया जाएगा, वैसा प्रस्ताव तो लाया गया। वैसा प्रस्ताव किनके द्वारा लाया गया? अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। हाँ, ये भले पास नहीं हो पाया, लेकिन प्रस्ताव तो आया। क्या है यहाँ पर? प्रस्ताव तो आया। और ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो प्रस्ताव जो आए, वो आपकी क्या बदला? आपकी लाइफ को बदला। आज भी आपके पास समान अवसर है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, तो आज भी आपको समाज में सबसे अच्छा मौका है कि अगर आप पीएससी की तैयारी करते हो, आप व्यापम की तैयारी करते हो, एक बड़े अधिकारी बन सकते हो। बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? अगर ये सब नहीं रहता, जो कास्ट सिस्टम रहता, तो बन पाते क्या? नहीं बन पाते ना भाई। तो ये चीजें शुरुआत से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलिए, तो सिविल सेवा खुली भर्ती का आयोजन किया जाएगा, इस प्रस्ताव का प्रस्ताव लाया गया, और कोई भी भेदभाव किसी आधार पर नहीं किया जाएगा, ये भी बोला गया। ठीक है, ये आपको समझना है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखेंगे तो इस अधिनियम में दास प्रथा को खत्म करने का भी प्रावधान लाया गया। इस अधिनियम में दास प्रथा को दास प्रथा को खत्म करने का भी प्रावधान लाया गया। खत्म करने का प्रावधान पास किया गया। भारत में कौन सी प्रथा को? दास प्रथा, स्लेव सिस्टम। अब दास प्रथा क्या था, आपको थोड़ा समझ लें। देखो, दास प्रथा का मतलब ये होता है काम करने वाले व्यक्तियों से संबंधित। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास खेती बाड़ी है, हमारे पास क्या है? खेती है। जैसे मान लो जाए हमारे पास 10 एकड़ खेत है। कितने एकड़ खेत है? 10 एकड़ खेत है। चलो, अब खेत भी नहीं है, तो मान लीजिए हमारे पास घर है। अब उस घर में काम कराने के लिए हमको कोई भी काम, जैसे हमको आज हमारे खेतों में काम करने के लिए, हमारे घर में झाड़ू पोछा के लिए, खाना बनाने के लिए, जो भी काम करने, उसके लिए हमको कोई क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। कोई क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। आज का दौर कैसा है? आज अगर जैसे हमारे घर में दिवाली टाइम में पेंट कराना है, तो जो पेंट करने वाले जो पेंटर है, जो मजदूर है, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारे पास ये काम है, आप कर दोगे क्या? ठीक है, तो वो बोलता है अगर खाली रहते तो हाँ हम कर देंगे। तो हम पूछते हैं कि कितना पैसा चाहिए, तो जितना भी पैसा बोले। हमको अगर जमता है, जैसे वो बोलता है कि मेरे को एक दिन का 600 चाहिए, 700 चाहिए, तो हम बोलते हैं कि कुछ कम कर लो, इतना में नहीं पड़ेगा,
तो वो अगर तैयार होता है तब हम आज जाकर उनको काम करने के लिए अपने घर में लाते हैं कि नहीं लाते हैं। लेकिन इस समय तक भारत में, जब हम पढ़ रहे हैं उस समय तक भारत में दास प्रथा चलती थी। दास प्रथा का मतलब ये होता है कि जो भी मजदूर वर्ग थे, उनके पास हम जाते थे सीधा, और उनको उठा कर ले आते थे कि हमारा खेत है और हमारे खेत में आपको काम करना है। और उनको बंधुआ मजदूर की तरह रख लेते थे, उनको दिन भर काम कराते थे, मन करता तो खाने देते थे, पानी पीने को पानी देते थे, नहीं करता था तो नहीं देते थे। तो इस प्रकार से भारत में स्लेव सिस्टम चलता था। क्या चलता था? स्लेव सिस्टम, जिसमें बहुत ज्यादा शोषण होता था। जो इस तरीके से काम करते थे उन लोग का, और कोई भी काम इनसे हम कराते थे। तो यहाँ पर इसी दास प्रथा को खत्म करने का प्रावधान यहाँ पर लाया गया। किसमें? इस 1833 के द्वारा। इससे पहले तो बहुत जगह पर लोगों को बेचा भी जाता था, लोगों को खरीदा भी जाता था काम कराने के लिए। तो इस दास प्रथा को खत्म करने का प्रावधान भी यहाँ पर लाया गया। कब? इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। हाँ, भारत में पूरी तरीके से दास प्रथा खत्म अभी तो नहीं होगा, लेकिन 1843 में जाकर, कब जाकर? 1843 में जाकर एक हम अधिनियम ही बनाएंगे दास प्रथा को समाप्त करने का, और उसके लिए सजा का प्रावधान भी करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अब दास रखता है, किसी को जबरदस्ती काम कराता है, तो उनको जेल भी होगी और उनको सजा मिलेगा। तो ये प्रावधान लाया गया 1837 में। हाँ, भले बाद में ये लागू हुआ कब? भले भारत में पूरी तरीके से खत्म हुआ 1843। तो ध्यान रखना कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए पहली बार वहां पर लाया गया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में लाया गया। लेकिन पूर्णतः कब बंद होगा? तो पूर्णतः ये 1843 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे लॉर्ड एलिनबरो। तो लॉर्ड एलिनबरो ने पूरी तरीके से यहाँ पर एक नियम ही बनाया, और उस नियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है ना भाई। आज अगर ये चीज रहता तो फिर जो मजदूर वर्ग है वो कभी भी आगे बढ़ पाता क्या? नहीं बढ़ पाता। इतने भी सुन रखा हो गया फिर मूवी में, कोई वेब सीरीज में तो ये सब दिखे होंगे कि भारत में राजा महाराजा के घर में 100-100 200-200 लोगों को रखा जाता था। खाना एक दो टाइम ही देते थे, और मारपीट के साथ उनके साथ काम कराया जाता था। मजदूरों को कितना दुख हो रहा है ये कभी फर्क नहीं पड़ता था। देखे होंगे आपने, मजदूरों से वो हल भी यहाँ पर चलवाते थे। तो ऐसा सिस्टम चलता था, और उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और ये भारत में नहीं, अब हर जगह बंद हो चुका है। चलो, तो ये बातें हैं। अब एक और चीज आपको लिखना है, लास्ट बातें, ठीक है। तो इसके द्वारा, इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग बनाया गया। भारत में क्या बनाया गया? प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया। भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, लॉ कमीशन की स्थापना, विधि आयोग की स्थापना। और जो विधि आयोग की स्थापना किया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। विधि सदस्य के रूप में कौन जुड़े थे? लॉर्ड मैकाले जुड़े थे ना। तो इसमें 5 मेंबर थे, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और इनको पूरी तरह की जिम्मेदारी दिया गया कि भारत में हम किस तरीके से विधि बना सकते हैं, भारत के लोगों के लिए किस तरीके से कानून बना सकते हैं। तो उन सब चीजों पर आप पूरी तरीके से रिसर्च करिए, देखिए। तो भारत में विधि आयोग की स्थापना कब किया गया? 1834 में किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा अध्यक्ष कौन बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया, और इनके सहायता के लिए 4 और अन्य सदस्य दिए गए। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसी विधि आयोग के प्रयास से भारत में 1860 में जाकर इंडियन पिनल कोड आईपीसी लागू हो जाएगा। और आईपीसी को हमने अभी अभी खत्म किया है, जब भारत ने भारतीय न्याय संहिता बनाए थे। तो इतना अच्छा काम अंग्रेज इस समय करके गए थे कि भारत में विधि आयोग की स्थापना किया था और कानूनों को बनाए थे। और 1860 में उन्होंने आईपीसी बनाया था, जो अभी तक चलता था। ये आपको ध्यान पे रखना है। तो इतना जो 1833 में ये चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, देखो ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट से बनाए जाते हैं? तो 1833 के चार्टर एक्ट से। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो विलियम बेंटिंक बना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की काउंसिल में कब जोड़ा गया? तो आपको बताना है 1837 का चार्टर एक्ट है, ठीक है, जो स्थायी नहीं था पहले। ठीक है, इनको मत देने का अधिकार नहीं था। और पहला सदस्य के रूप में कौन जुड़े थे? पहला विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले जुड़े थे। ठीक है, अब उसके बाद कंपनी के व्यापारिक के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और सिविल सेवा में खुली भर्ती करने का प्रावधान, जिसमें जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव लाए। हाँ, ये भले ही क्या हो गया, अविरोध के कारण
समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने विरोध कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे करके, तो समाप्त हो, लेकिन प्रस्ताव तो लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। दास प्रथा को समाप्त करने का भी प्रावधान यहाँ पर लाया गया था। और वो आगे चलकर कब समाप्त हुआ? 1843 के अधिनियम से समाप्त हुआ। उस समय लॉर्ड एलिनबरो थे, ये आपको ध्यान में रखना। और एक विधि आयोग की स्थापना 1834 में किया गया, इसी एक्ट के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। और 4 अन्य सदस्यों का भी नियुक्ति किया गया। तो इतना महत्वपूर्ण पॉइंट इसका आएगा, इतने महत्वपूर्ण तथ्य इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो हौच पौच होता है। ठीक है, तो दो आज हमने पढ़ा, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। तो इन सबको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, माइंड में बिठाना है, और याद करना है, और रिवाइज करते रहना। ठीक है, कल जब हम आएंगे तो शुरुआत में पूछेंगे सभी से, ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ। फिर आगे हम बढ़ेंगे। कल हम 1853 का चार्टर एक्ट, जो अंतिम चार्टर एक्ट है, और फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो जाएगा शासन, और भारत सीधा सीधा ब्रिटेन के महारानी शासन हो जाए, शासन करना चालू करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम, इन सब पर भी हम कल की क्लास से चर्चा करते हुए जाएंगे। ठीक, चलो। तो जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, एक बार किसी को कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्वेश्चन कर सकते हैं, और बताया जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। और नहीं है तो फिर क्लास को हम एंड करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे जितने भी बच्चे, आपका कुछ डाउट है? ठीक है, आप कंटिन्यू बने रहेंगे ना, तभी आपको समझ आएगा। देखो, अभी आप नए नए तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको छोड़ने का मन करेगा, समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे आगे हूँ करके। बट थोड़ा सा बिलीव रखना अपने ऊपर, और पढ़ना धीरे धीरे। अभी आपको हर सब्जेक्ट नया लगेगा, आपके साइंस को छोड़कर। ठीक है, केमिस्ट्री अच्छा लगेगा, फिजिक्स अच्छा लगेगा, बायोलॉजी अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी आपने नहीं पढ़ा है, गणित थोड़ा अच्छा लग सकता है। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मानविकी की है, ठीक है, जिसको आप नहीं पढ़ते। जैसे आप भूगोल पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको जानकारी बहुत मिलेगा छत्तीसगढ़ का। तो भूगोल आप नया पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स नया पढ़ेंगे, संविधान नया पढ़ेंगे, इतिहास आप नया पढ़ेंगे, तो ये सब आपको थोड़ा सा एकदम कंझट लगना चालू हो जाएगा, बहुत ज्यादा याद करना। बट धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा मजा आना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक रखते हैं, और आप सभी का धन्यवाद। कल फिर जुड़ेंगे इसी टाइम पे। ठीक।